नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिंदास मानिनी और हमारा शो मुद्दे की बात शारदा के साथ। आइए वेलकम करते हैं हमारी शारदा मैम को। वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका हमें आपके चैनल से जोड़ने के लिए। मैम, हम भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप समय निकालती हैं हमारे लिए और हमें समसामयिक विषयों पर इतनी जानकारी हमें प्रोवाइड करती हैं ताकि हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें और उनको भी समझ में आए कि ये जो आजकल चल रहा है और प्राचीन काल में और उसके बाद मध्यकाल में और अब आधुनिक युग में क्या क्या घटनाएं हैं जिनके कारण हमारी जीवन प्रभावित हुआ और आगे हम उसको सुधार लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आजकल के समय में इलेक्शन का टाइम है और चुनावों के समय में बहुत हलचल मची हुई है देश के अंदर और उसी हलचल हलचल के मद्देनज़र हमने सोचा कि एक वीडियो चुनावों पर भी बनाया जाए। तो हमने फिर मैडम से आग्रह किया कि मैडम हमें कुछ जानकारी इस पूरे सिनेरियो को लेकर हमें कुछ जानकारी साझा करें। तो 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों का बिगुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चारों ओर जोर शोर से बज रहा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में जुमले रूपी वायदों की बौछारें कर ही रखी हैं। तो लेकिन ये कहाँ तक ये सफल होंगी इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे और हम मैडम से पहले तो ये जानना चाहेंगे कि चुनाव, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव के ज़रिए हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो प्रतिनिधि आगे हमारे विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं और फिर वो जो हमारे बेसिक कंसर्न्स हैं, जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों को लेकर उन प्रस्तावों को लेकर वो संसद में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं और हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी में हम जानना चाहेंगे कि मैडम, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ही इस चीज़ का जानना चाहेंगे कि स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव किस वर्ष में कराया गया और इसके बारे में कुछ और इलाबोरेटिव जानकारी जो आप हमें दे सकें। देखिए, हमारे देश में जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया 1947 के बाद, 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के बाद जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी, जवाहरलाल नेहरू जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, वो एक अंतरिम सरकार थी और वो सरकार उस कुछ समय के लिए थी जब तक कि देश में एक नया संविधान बनकर उस संविधान के अनुसार दोबारा से चुनावों को संपन्न करके पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का एक जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्रोसेस पूरा ना हो जाए। ये प्रोसेस पूरा हुआ 1952 में। 50 में संविधान बना और उस संविधान में एक एक बात विस्तार से लिख दी गई कि चुनाव कैसे होंगे, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, चुनाव में किस तरह के लोग खड़े होंगे और चुनाव किस प्रकार से संपन्न किए जाकर आगे हमारी पार्लियामेंट बनेगी और पार्लियामेंट में फिर हमारे देश के लिए कानून बनाए जाएंगे, शासन तंत्र कैसे चलेगा, इन सब पर विचार संसद में किया जाएगा। तो जहाँ तक पहले चुनाव की बात है वो 1952 में संपन्न हुए और उस समय पूरा विश्व ये देख रहा था कि इतने बड़े लोकतंत्र में जहाँ 70% आबादी उस समय लगभग निरक्षर थी, उसको कैसे लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि लोकतंत्र विदेशों में या कहें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में लोकतंत्र का जो प्रारूप था, वहाँ पर एजुकेशन का लेवल और वहाँ का जो जो एक पुनर्जागरण जो जिसको हम कहते हैं कि रिनेसा के बाद लोगों ने जो जो अंतर पाठ लिए थे, जैसे धर्म के आधार पर या वहाँ पर जाति का तो कोई मतलब नहीं होता, वहाँ गोरे काले का भेद होता है और भी अनेकों तरह के जो भेदभाव थे वो सारे उन समाजों में खत्म करके नए सिरे से उन लोगों ने अपना एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेटिक जिसको हम बुर्जुआ लोकतंत्र कहते हैं, उस बुर्जुआ लोकतंत्र को उन्होंने अपनाया था और उस बुर्जुआ लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संदर्भ में जब हमने इसका प्रयोग करना शुरू किया 1952 में, तब उस बुर्जुआ लोकतंत्र के रूप में ही भारत में चुनाव हुए 1952 में और हमारी नई संसद बनी।
तो 52 के बाद फिर अभी लगातार चुनाव होते 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 18वीं लोकसभा का अभी प्रारूप तैयार हो रहा है। लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है, लेकिन आप इस लोकतंत्र के नाम से इस भ्रम में कभी न रहें कि ये लोकतंत्र सच्चे अर्थों में देश में लोकतंत्र है, क्योंकि 1952 के बाद अनेकों चुनाव हुए हैं और उन चुनावों में जो हुआ है वो सब हमारे सामने है। तो मैम हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हम जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र में यानी कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस चुनावों की क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है? तो नेहा जी, चुनावों का महत्व अपने आप में तो देखा जाए तो लोकतंत्र के नाम पर जब चुनाव हो रहे हैं, जो हमें दिखाया पढ़ाया समझाया जा रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव चुनते हैं लोग, चुनते हैं अपना प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि लोकतंत्र है। पहले जब लोकतंत्र पहली बार जब अस्तित्व में आया था तो वो था लोकतंत्र जिसमें सारे लोग इकट्ठा होकर अपने लिए कानून बनाने के लिए कुछ प्रतिनिधि वहीं पर चुनकर भेजते थे। अभी ये उसका रूप जो है वो डायरेक्ट लोकतंत्र था। ये लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र है कि इसमें आपको अपने प्रतिनिधि चुनने हैं और वो सरकार बनाकर आपके लिए कानून बनाते हैं और उन कानूनों को लागू भी करते हैं विधायिका और कार्यपालिका के रूप में। लेकिन एक ये समझने की बात है कि आज क्या सचमुच में हमारे प्रतिनिधि जनता चुनती है? इस बुर्जुआ डेमोक्रेसी में ये भ्रम तो प्रचारित प्रसारित किया जाता है कि आप अपना चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप अपना प्रतिनिधि चुनिए, कोई भी चुनिए, जो हिंदू मुसलमान और जाति धर्म इन सब से अलग, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, आपको चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, आपको सब तरह के अधिकार है। आप उन अधिकारों का प्रयोग करके और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जाके आगे आपके लिए कानून बनाते हैं, उन कानूनों को लागू करते हैं और वो इस तरह से देश चलता है। लेकिन ये एक सरासर धोखा है, फरेब है, झूठ है। क्यों? क्योंकि लोग आज अपने प्रतिनिधि नहीं चुन पाते हैं। अभी सीतारमण ने, जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, जानते क्या स्टेटमेंट दिया है? एक छोटा सा वाक्य इस सिस्टम की पूरी पोल पट्टी खोल रहा है। सीतारमण कहती हैं कि मैं चुनावों में खड़ी नहीं होंगी, लोकसभा के चुनाव में मैं भाग नहीं ले रही हूँ। तो किसी ने पूछा क्यों नहीं ले रहे? आप तो वित्त मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो आपको तो भाग लेना चाहिए। तो वो कहती मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। उन बहन जी से कोई पूछे कि इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है तुम्हारा पैसे से। 80 लाख की लिमिट है और 6 करोड़ तक खर्च करते हैं। तो सोचिए, क्या ये चुनाव सचमुच में लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं, ये पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और पूंजी का प्रतिनिधि कौन बनता है? पूंजीपतियों का ही प्रतिनिधि बनने का ये चुनाव है। पूंजीपतियों के लिए कौन प्रतिनिधि बनेगा? वो बनेगा जिसके पास खुद पूंजी होगी और उस पूंजी को लेकर, या तो उसके पास पूंजी होगी, वरना वो पूंजी उन लोगों से लेगा, पूंजीपतियों से, कि जी मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे पैसे दे दो, फिर चुनाव जीतने के बाद मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। कैसे चुकाएगा? टैक्स पेयर के पैसे से खड़े किए हुए संसाधनों को उनके सुपुर्द कर देगा। जैसे आप देख रहे हैं, BSNL से लेकर, रेलवे से लेकर, लाल किले से लेकर, जितने भी 70 सालों में हमारे बने थे संसाधन हैं, सब कुछ, बिजली कानून क्या, आपका हर चीज, अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ खुली किताब है। तो ये जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, ये हमारे लिए नहीं चुने गए, हमने नहीं चुने, ये चुने हैं उन पूंजीपतियों ने अपने 5 साल तक उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनके लिए जो परेशानियां हैं, उनका समाधान ये प्रतिनिधि ढूंढते हैं। 70 सालों से यही हो रहा है, 76 सालों से। क्योंकि पहली बार अगर आप देखें कि जब देश का आजादी आंदोलन चल रहा था, उस आजादी आंदोलन में ही ये बात आई थी। 2 धाराओं में आंदोलन बढ़ चुका था। एक धारा थी जो कह रही थी कि ये जो हमारा देश है ये आजाद हो, लेकिन केवल अंग्रेजों से आजाद ना हो। इसकी सच्ची आजादी होगी जब हर एक महिला पुरुष जब
किसी भी प्रकार का धार्मिक भेद, किसी भी प्रकार का जातिगत भेद, किसी भी प्रकार की ऊंच नीच, गांव शहर, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, उन सबके भेद भुलाकर मिनिमम स्तर पर, हम ये नहीं कहते कि एक एक साथ ही जैसे वो कि भाई एक कटाई कर दी और सब एक साइज के हो गए, नहीं। मिनिमम आवश्यकताएं सबकी पूरी होंगी, मिनिमम स्वतंत्रता सबको होगी, मिनिमम लेवल पे सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे ही देश के 2 आदमी तो विश्व के नंबर 1 नंबर 2 रिचेस्ट पीपल में चले गए और देश 120वें 122वें स्थान पर भूखमरी और गरीबी में चला गया। और हमारे संसाधन जो हमारे ऊपर जो कर्जा 65,000 करोड़ का था वो 2,50,000 करोड़ का हो गया। ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो 2 धाराएं थी स्वाधीनता आंदोलन की, जो एक रिवोल्यूशनरी विचारधारा थी जिसका प्रतिनिधित्व करतार सिंह सराभा से लेके आपके विपिन चंद्र, ये जो अपने ये जिन्होंने कुर्बानियां दी, भगत सिंह से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके आपके कितने सारे ऐसे हमारे लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि समझौतावादी व्यवस्था में जो लोग काम कर रहे थे, जो उन पूंजीपतियों के साथ समझौता करके गोरे और काले पूंजीपति जिस तरह की व्यवस्था लाना चाहते थे, वो व्यवस्था उन्होंने लाई और आजादी उसी को उन्होंने कह दिया कि हम आजाद हो गए। लेकिन आजाद आम जनता नहीं हुई। आजाद कौन हुए? आजाद वो अमीर लोग हुए जो 5 वर्ष के बाद अपने केवल मैनेजर चुनने के लिए पैसा फूंकते हैं और उस पैसे को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचता है। टैक्स पेयर का पैसा करोड़ों की खर्चे से करोड़ों रुपए खर्च करके क्या किया जाता है? केवल हमारे लिए वो लोग चुने जाते हैं जो पूंजीपतियों की सेवा करेंगे, उनका मैनेजमेंट संभालेंगे, जनता पर टैक्सों का बोझ ला देंगे, हैं, अमीरों को और अमीर बनाएंगे, गरीबों को और गरीब बनाएंगे, किसान मजदूर के हकों का सत्यानाश करेंगे, किसानों की जमीनें हड़पेंगे, मजदूरों के लिए 44 कानूनों के 3 कोड बनाकर उनको एक्सप्लॉयटेशन की चक्की में पीसने के लिए रास्ता बनाएंगे। 83% युवा बेरोजगारों की रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। महंगाई आसमान छुएगी तो वो छूने देंगे, क्योंकि उन्हें सेवा करनी है उन पूंजीपतियों की। 18वीं लोकसभा चुनाव भी कोई इससे अछूता नहीं है। सरकारी मशीनरी उसकी जो सत्ता में है और सत्ता में पूंजीपति है। सत्ता में कोई मोदी नहीं है, सत्ता में केजरीवाल नहीं है, सत्ता में राहुल नहीं होगा कल को। सत्ता में होंगे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल, महिंद्रा, फहिंद्रा, वो सब वो है सत्ता में। सत्ता उनकी मुट्ठी में कैद है और चुनाव उनके मैनेजर बदलने की प्रक्रिया है। मैनेजर बदले जाएंगे लेकिन जनता का कोई दुख दर्द दूर नहीं होगा। जनता को इन चुनावों के माध्यम से कभी कोई आराम नहीं मिल सकता, कभी कोई समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। हाँ, जनता पर एक भयंकर टैक्सों का बोझ और भारी होता जाएगा, लादा जाता रहेगा और जनता उस टैक्स के बोझ के नीचे करहाती रहेगी। लेकिन पूंजीपति केवल अपने मैनेजरों को चुनवा कर एक झंडा बुलंद कर देंगे कि देखिए चुनाव हमने करवाए, लोकतंत्र को बहाल किया। ये लोकतंत्र नहीं है, ये धनतंत्र है। धनतंत्र है, क्रिमिनलाइजेशन है। 300 अभी संसद में 300 से ज्यादा लोग के पीछे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्राइम रिकॉर्ड है। कोई फिरौती के केस में है, कोई बलात्कार के केस में है, कोई मर्डर के केस में। सारे ये क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल्स के पीछे फोर्स खड़ी है पैसे की, पूंजी की। और वो ये जो सारी व्यवस्था है ये दमघोटू है किसकी? आम जन की, आपकी, हमारे आने वाली पीढ़ियों की। तो चुनाव के नाम पर कोई धोखे में ना रहे। चुनाव मशीनरी उनकी, ईवीएम उनकी, सत्ता उनकी, पैसा उनका, क्रिमिनल जो वो है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स उनका। ये एक नेक्सस बना हुआ है, क्रिमिनल, कैपिटलिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। और अब तो इसके साथ ईवीएम भी जुड़ गया है। आप देखिए चुनाव आयोग कैसे बन रहा है? कौन बना रहा है? जो सत्ता में प्रधानमंत्री है। तो ऐसी स्थिति में आप उम्मीद करते हो कि कोई भी चुनाव आयोग का जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है या जो उसके सहायक आयुक्त हैं,
कितनी बेशर्मी के साथ, कितनी मतलब बदनीयती के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तहस नहस करते हुए इन्होंने इसको चुनाव आयुक्त के नियुक्त करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। सारे विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है, सारे अकाउंट सील किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या दिखाया जा रहा है कि भाई चुनाव तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे अगर हमारे पीछे कॉर्पोरेट की फोर्स है, अगर हमारे मुट्ठी में मीडिया कैद है, अगर हमारे पास क्राइम करने वाले बाहुबली हैं, तो सत्ता से हमें कौन हिला सकता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सत्ता कभी भी स्थायी नहीं होती है। तानाशाह कभी भी, तानाशाही की जो जिंदगी है वो बहुत लंबी नहीं होती है। हिटलर इसका उदाहरण है, और भी अनेकों लोग, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने भी जब भी तानाशाही का रुख अपनाया तो वो धराशायी हुई। तो इसी तरह से अगर किसी को ये वहम है, अगर किसी को ये लगता है कि चुनाव के माध्यम से उनके दुख तकलीफें दूर होंगे, तो वो भ्रम में है। इस चुनावी राजनीति से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। चुनावी राजनीति की जगह जो हमारे रिवोल्यूशनरीज रास्ता बता के गए हैं, ये समझौते की राजनीति। भगत सिंह तो कह के गए हैं कि ये जो आज़ादी है मिल जाएगी, 10-12 साल में अंग्रेज चले जाएंगे, गोरे अंग्रेज, लेकिन वो सच्ची आज़ादी नहीं होगी। सच्ची आज़ादी के लिए एक जन आंदोलन, इससे भी तगड़ा, अंग्रेजों को भगाने से बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और उसी आंदोलन के जरिए जनता की मुक्ति है। जनता की मुक्ति तभी संभव है जब जनता एकजुट होकर सारे भेदभाव भुलाकर, जाति के, धर्म के, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, सब कुछ, तभी उसके संकटों का समाधान होगा, और तभी मानवता जिंदा रहेगी, तभी पर्यावरण जिंदा रहेगा, और तभी शिक्षा और जो चरित्र जिंदा रहेंगे इंसानों के। आज हर इंसान को भिखारी बनाकर इन्होंने छोड़ दिया है। ओके मैम, आपने हमें बताया कि किस तरह से ये चुनाव शुरू हुए, और उसके बाद में इसके पीछे एक्चुअल में हम जो सोचते हैं कि जिन लीडर्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम वोट डाल रहे हैं, वही लीडर्स हैं, पर रियलिटी है कि उनके पीछे इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट का जाल है, ठीक है, जो उनको मतलब एक रिमोट की तरह मतलब यूज़ करता है एंड ऑल। तो मैम, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले के चुनावों में और 2014 के बाद जो अभी मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार चल रही है, तो 2014 के बाद से होने वाले चुनावों में क्या अंतर आपको दिख रहा है? एक सीधा सा अंतर हम और आप देख रहे हैं कि नीतियां तो वही हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट की बनाई हुई नीतियों में कोई अंतर नहीं है। नीतियां वही हैं जो कांग्रेस ने बनाई थी, नीतियां वही 70 सालों से घुमा फिरा के, थोड़ी बहुत शर्म लिहाज के साथ, थोड़ी बहुत, क्योंकि आज़ादी आंदोलन का प्रभाव था। उस समय के जो कांग्रेस में नेता थे वो डिवोटेड थे, उन्होंने बलिदान किए थे, और बलिदान करते हुए एक विचारधारा डेवलप हुई थी। समाजवादी विचारधारा का बहुत ज़्यादा प्रभाव आज़ादी आंदोलन पर था, रशियन रिवॉल्यूशन का उस समय। उसके बाद धीरे धीरे वो समाजवादी विचारों से और उन जो विचार प्रभाव हमारे आज़ादी आंदोलन पर महापुरुषों का था, वो धीरे धीरे वॉश आउट होता चला गया। और एक स्थिति ऐसी आ गई 91 के बाद, अगर आप देखें, जब से ग्लोबलाइजेशन और रशियन जो यूएसएसआर का विघटन हुआ, समाजवादी खेमा जो बिखर गया, तो समाजवादी खेमा बिखरने के बाद इस पूरे विश्व में पूंजीवाद का नंगा नाच शुरू हो गया। आप देखते हैं कि आज यूक्रेन वॉर है, 2 साल हो गए, नॉर्मल बना दिया उसको। हमास और इजराइल का ये जो ड्रामा चल रहा है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी, और जहाँ पर भुखमरी और जहाँ पर तड़प रहे हैं बच्चे बिना दूध और बिना खाने के, और बिना उसके माएँ तड़प रही हैं अपनी सूखे हड्डियों से अपने बच्चों को चिपकाए हुए, और पूरा विश्व चुप है। ये है इसका समाजवादी व्यवस्था के विघटन का दुष्परिणाम, और पूंजीवादी व्यवस्था का नंगा नाच। पूंजीवाद को क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए। लोग मार के मुनाफा मिल रहा है, हथियार बेच के मुनाफा मिल रहा है। मणिपुर का देख लीजिए ना, मणिपुर में आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। 1.5-2 लाख युवक हथियार बंद होकर अपने अपने गांवों की रखवाली के लिए बैठे हुए हैं, दोनों समुदायों के, मैती और कुकी के। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य थे जल जंगल जमीन पर कब्जा करना। कुकीज ने या दूसरे किसी समुदाय ने उसका विरोध किया तो उन पर
वो जो ड्रामा आप लोगों ने देखा ही है, उसको तो क्या रिपीट करूं। देश विश्व के हर कोने में पूंजीवाद का नंगा नाच हो रहा है, क्योंकि समाजवादी विचार, समाजवादी खेमा जैसे ही बिखरा, इनकी बल्ले बल्ले हो गई, और आज वो पूरे विश्व का पूंजी तंत्र भारत की राजनीति पर हावी है। 2014 के बाद भारत के अंदर भी जो जो व्यवस्थाएं इतने सालों के संघर्ष के बाद स्थापित की गई थी, 1991 के बाद तो धराशायी वो हलाल चल रहा था, धीरे धीरे कांग्रेस हलाल कर रही थी, शिक्षा में हलाल कर रही थी, मजदूर कानूनों में हलाल चल रहा था, इसमें हलाल, किसानों की ज़मीन एक्वायर करने के लिए हलाल चल रहा था, महंगाई का हलाल चल रहा था। बीजेपी ने कहा हम झटके से ख़त्म करेंगे, हम आपकी सेवा में सब कुछ लुटा देंगे, आप हमें मौका तो दीजिए। और पूंजीपतियों ने मौका दे दिया, कॉर्पोरेट ने मौका दे दिया, उस मौके का लाभ बहुत बखूबी उठाया गया है। और आज आप देख रहे हो एक तानाशाह के रूप में वो एक अकेला सब पर भारी, और गारंटी, फलाने की गारंटी। क्या है भाई ये? अरे ये तुम पूंजीपतियों की कठपुतली हो भाई, विश्व कॉर्पोरेट की तुम कठपुतली हो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। इस देश की जो 140 करोड़ आबादी है, उसके दुख दर्द को अगर तुम महसूस नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर दया माया नहीं है, अरे कहीं पर शुभकर्ण जैसे बच्चों को तुमने गोलियों से उड़ा दिया, कहीं पर तुमने नंगी महिलाएं, कहीं पर तुमने मणिपुर में नंगी बेटियों को घुमाया, कहीं पर तुमने सड़क पर घसीटी गई हैं, कहीं पर तुमने किसानों की जमीनों पर कब्जे करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं, किसान आंदोलनों को कुचलने के लिए तरह तरह के, उनको कभी माओवादी, खालिस्तानी, जल जंगल जमीन आदिवासियों के हड़पने के लिए तुमने हजारों आदिवासियों को जेल में डालकर उनको पानी तक नहीं पूछ रहे हो, उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू खुद कह रही है, हमारी माननीय, कि देखिए उनको बेचारों को पता ही नहीं कि किस अपराध में वो सालों से सड़ रहे हैं, वहीं पर खत्म भी हो जाते हैं बेचारे, स्टेन स्वामी की तरह, उनको कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। तो ये आतंक, ये जो पूंजीवाद है ना, ये आतंकवाद का दूसरा घिनौना रूप है। पूंजीवाद को हथियारों के हथियार बनाकर अगर मुनाफा कमाना है, और उन हथियारों का क्या पूजा के लिए सामग्री है हथियार? हथियार तो लोगों की जान लेने के लिए, और जान कब ली जाएगी? कहीं पर जब आतंकवाद खड़ा किया जाएगा, कहीं पर जब तुम किसी का हक छीनोगे और युवक कोई गुस्से में कहेगा कि मैं तो नहीं देता तो ले तू हथियार ले, मार, दूसरे को मार, और ऐसे लड़ा भिड़ा के मार काट करवा के ये इलेक्शन जीते जाते हैं। 14 के बाद से भारतीय राजनीति में एक भयंकर परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन है पूंजीवाद की नंगे रूप में सेवा, कॉर्पोरेट का नंगा नाच, खिलाइए, हमें दीजिए। 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को बेच दिया है, जिसमें 65,000 करोड़ का तो ऋण ही था। इसी तरह से अडानी को, देश को बर्बाद करके वो यहाँ से मतलब संपदा को लूट कर विदेशों में बिजली सप्लाई कर रहा है, बांग्लादेश में बिजली भेज रहा है, पाकिस्तान में अपना ये बेच रहा है, हजारों मीटर अंदर, 45,000 मीटर अंदर घुसा है चाइना। अभी सुबह मैं सुन रही थी वांगचू का, सोनम वांगचू, जो 21 दिन से धरने पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा, सब कुछ बर्बाद किया, 370 के नाम पे उसको बर्बाद कर दिया, इधर मणिपुर को बर्बाद। कौन सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर शांति है, बताइए ना। और ये जो अशांति और मारकाट है, ये इन चुनावों के लिए खुराक है। इस खुराक को लेकर ये चुनाव में उतर रहे हैं, बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, फलाने की गारंटी है, ढिकाने की गारंटी है। और विपक्ष इतना मतलब बेसहारा, असहाय हो गया है। अरे इस विपक्ष को ये नहीं दिख रहा है, पैसे के लिए, पैसे से चुनाव लड़ोगे, जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाकर तुम नहीं लड़ सकते हो। तुम्हें लगता है कि हमारा पैसा सील कर दिया, कांग्रेस करी, हमारे वो सील कर दिया, वो कह रहे हमारे नेता जेल में है। हुआ था ना, भारत छोड़ो आंदोलन में सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया था, जनता ने आंदोलन लड़ा था। जनता को तुमने इस लायक छोड़ा ही नहीं, जनता को तुमने तैयार ही नहीं किया, जनता को तुमने भिखारी बना दिया, जनता को कहीं 5 किलो अनाज का भिखारी बना दिया, कहीं तुमने 100 रुपए 1000 रुपए महीने देने का भिखारी बना दिया, कहीं तुमने बिजली पानी फ्री देने का भिखारी बना दिया। हाथों को काम नहीं दिया, रोजगार की गारंटी नहीं दी। रोजगार जो हर इंसान का सम्मानजनक अधिकार है, जो एक सम्मानजनक जीवन महिला पुरुष युवा जी सकता है, उसे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, उसके बाजुओं में दम है,
उसके बाजुओं में दम है, ब्रेन में इतनी ताकत है कि वो विदेशों में जाकर है इसरो के वैज्ञानिक जब वहां पर भारतीय वैज्ञानिक बनकर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जब बड़े बड़े हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जाकर विदेशों में कर रहे हैं, अपने देश में नहीं कर सकते। अपने देश को तो बर्बाद करके छोड़ दिया इन्होंने, सब चीजों को बंटाधार कर दिया है और झुंझुना पकड़ा रहे इलेक्शन का। आ जाओ चुनाव में, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। केजरीवाल को भी अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम न्योता दे लिया, तुम चुनाव लड़के दिखाओ, लड़ दिया। उसके पीछे भी एक देसी कॉर्पोरेट आ गया और हो गया भाई, वो बन गया महान है, वो बड़ा महान बड़ा, उसने भी फ्री की रेवड़ियां बांटनी शुरू करी। मोदी बोला मैं भी तेरे से 32 रेवड़ी बांटूंगा, है तू ये बांट रहा, मैं पूरे देश को 81 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दूंगा। तेरे बाप ने उगाया फ्री अनाज, वो अनाज तो हमारा आया है, किसानों का उगाया हुआ। भाई कोई भी जो फ्री दे रहा है अपने घर से दे रहा है क्या? दे रहा है, exactly. अपना एक गांधी जी की तरह धोती लंगोटी पहन के चलता ना, और क्या। फिर कहता कि मेरा जो जितनी भी मेरी संपदा है मैं सारी जनता को फ्री में बांट रहा हूँ। 18 लाख के सूट पहन के कोई फ्री अनाज की बात कर सकता है? बात कर सकता है। 8-8.5 करोड़ के हवाई जहाज में पूरा स्टेडियम अपने नाम करके कोई जनता की बात कर सकता है? कर सकता है। तो ये चुनावी धोखा जो है, मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूंगी, इस चुनावी धोखे का पर्दाफाश कीजिए। पक्ष विपक्ष दोनों ये पूंजीपतियों के मोहरे हैं। जैसे मुर्गे लड़ाए जाते हैं ना, मुर्गे, और जिस मुर्गे पर उनको दाव लगाना होता है उस मुर्गे को जिता देते हैं। ये यही चल रहा है। अब ये वही मुर्गा जीतेगा जिसे इन्हें हलाल करना होगा कि भाई तू जो है हमारे लिए तो देश को बेचना, गरीबों का घर उजाड़ना है। रामदेव जैसे जो जाकर आदिवासी क्षेत्रों में उनके ऊपर बुलडोजर चलवाते हैं झोपड़ियों पे, और फिर महान देशभक्त बनते हैं। महान देशभक्त है जी ये, हैं। जब भी इनके ऊपर कोई सवाल आता है तो देश खतरे में आ जाता है। जनता, अरे देश क्या है? जनता देश है भाई। पूरा विश्व में जनता आज ऐसे दोराहे पर खड़ी है, ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहाँ एक तरफ सत्ता में बैठे लोग हैं और दूसरी तरफ सारे विश्व की जनता है। तो आज विपक्ष जनता है, ये विपक्षी पार्टियों से कुछ नहीं होने वाला, सब बिके हुए कॉर्पोरेट के गुलाम हैं। ओके, सो मैम आपने हमें बताया कि किस तरह से इलेक्शंस में इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट जो है वो एक तरह का सट्टा खेलता है लीडर्स के नाम पर, और ये लीडर्स अपने आप को शोकेस करते हैं जनता के सामने कि हम कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर अल्टीमेटली जो बैक स्टेज स्टोरी है वो कुछ और ही है। तो ऐसे में जब जनता का विश्वास सभी उठा हुआ है, क्योंकि मीडिया भी सच्चाई नहीं दिखा रहा है, वो जो उसको दिखाना चाहिए। अभी सोनम वांगचुक जी की बात हुई तो वो काफी लंबे टाइम से वो अनशन पर थे, लेकिन मीडिया ने उसकी कवरेज नहीं दिखाया। सोशल मीडिया के थ्रू हमें भी पता चला इस चीज का। चलिए, तो मैम आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे, तो फिर जनता जैसे कि उसको नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में, या अगर वो जागरूक भी है तो किसी लालचवश आके या किसी अब हम उसको ये भी कह सकते हैं कि लाचारी में भी होता है, परिस्थिति की वश आके, तो वो इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं और किसी अनडिजर्विंग कैंडिडेट को वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि जनता को ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं या आगे भी जो इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें उन्हें एक कैंडिडेट में या एक पार्टी में ऐसी कौन सी मतलब पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका वो ध्यान रखें। हाँ, मैंने बताया ना अभी इतनी देर की वार्तालाप में, मैंने वही बताया कि जनता इन नेताओं पर, किसी पर भी, पक्ष विपक्ष के किसी भी नेता पर डिपेंड ना करे। वो खुद को सक्षम बनाने के लिए एजुकेट करे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि पेपर डिग्रियां लेकर, बतेरे अंधभक्त पेपर डिग्रियां लेके पीएचडी करे हुए डॉक्टर इंजीनियर भी अंधभक्ति में डुबकियां लगा रहे हैं, साइंटिस्ट, वो उसकी एजुकेशन की बात में नहीं करी। राजनीतिक रूप से चेतनता के साथ, राजनीतिक रूप से सचेत होकर, उस व्यवस्था को समझते हुए ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी को, और मुझे नहीं लगता कि वर्तमान सिनेरियो में लोग कहते भी हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है, तुम्हारी अपनी जनता की ताकत ऑप्शन है। और हमारा सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो आपको ऑप्शन उपलब्ध करा रही है। वो आपको दे रही है कि आपको सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर चुनावों में आप बोलते हैं कि अरे इसको देके तो वोट को बेकार करना है,
तो वोट को बेकार, अभी तक 75 सालों में क्या सारे वोट तुम्हारे कामयाब हो गए? हैं, तुम कहते हो कि नहीं हमें तो भाई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, फलाना ढिकाना, इसके उसके पास जाना है। देख रहे हैं ना, इलेक्टोरल बॉन्ड में सबके खुलासे हुए हैं। एक भी पार्टी ऐसी बता दो एक्सेप्ट अस कि भाई इस पार्टी ने चंदा नहीं लिया था। सबने लिए चंदे। और क्या जरूरत है चुनाव की? पीछे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हम तो एक निका पैसा से कॉर्पोरेट से चंदा नहीं लेते। चंदे की जरूरत क्या है? जनता आपको सपोर्ट करेगी ना। जनता की समस्या है, पैसा आपका जहाँ से आ रहा है, सेवा आप उसी की करोगे। आप कहीं पर नौकरी करने जाते हो, एक कंपनी में आप नौकरी पे रखे गए, तो क्या दूसरी कंपनी की सेवा कर रहे हो? आप तो दूसरी कंपनी के लोगों को भगा दोगे कि नहीं भाई मैं तो यहाँ पर तनख्वाह पा रहा हूँ। इसी तरह से हमारे पॉलिटिशियन करते हैं। ये तनख्वाह पर रखे गए जर खरीद गुलाम है ये सारी पार्टियां। ये उनकी सेवा के लिए वायदा करती है, उस वायदे से मुकर नहीं सकती, लेकिन जनता के वायदों से मुकर सकती है। जनता को खुद सचेत होकर खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि वो चुनावों को एक तरह से चुनावों का बहिष्कार करने की ताकत पैदा कर ले और अपने में से ही जन आंदोलनों के द्वारा जन समितियां बनाकर खुद में से ही कैंडिडेट खड़े करें। एक एरिया से अपने में से ही लोगों को खड़ा करें कि भाई हम ये बंदा चुन रहे हैं। ऐसे जब पूरे देश में इस तरह से जन समितियां बनकर और संघर्ष के लिए लोग खड़े हो जाएंगे, तब ये क्रिमिनल्स जो आज 300 बैठे हैं संसद में नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही कॉर्पोरेट का पैसा या फिर मतलब और या फिर इतनी हिम्मत रखें कि जिस पार्टी से आप जुड़े हैं तो उसको सिर्फ सही बोल के चढ़ाने से अच्छा है कि उसके अंदर जो कमियां हैं उसको नहीं हो सकता, क्योंकि ये पार्टियां कोई लोग थोड़ी चला रहे हैं। पार्टियां तो मुखौटे हैं। एक मुखौटा है एक कॉर्पोरेट घराने का, 4 कॉर्पोरेट घराने एक मुखौटा लेके बैठे हैं। कॉर्पोरेट में भी झगड़े हैं। एक कॉर्पोरेट एक मुखौटा बना हुआ है बीजेपी का, एक मुखौटा बना हुआ कांग्रेस का, एक मुखौटा। ये कॉर्पोरेट फंडिंग भी बटी हुई है, लेकिन जब इनको अपने मतलब साधने होते हैं तब ये सारे एक है। जनता को धर्म, जाति और संप्रदाय में बांटेंगे, लेकिन खुद ये एक साथ बैठकर शादियां ब्याह करेंगे, खाने खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी गाइडेंस दी। एंड उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स ये इंटरव्यू को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अपकमिंग इलेक्शंस 2024 कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए और उनका डिसीजन कितना इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैम मैसेज टू व्यूअर्स में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा मैसेज टू व्यूअर्स यही है कि भाई जिस तरह से किसान संघर्षरत है, जिस तरह से मजदूर संघर्षरत है, जिस तरह से युवा बेरोजगार संघर्षरत हैं, अपनी अपनी जन कमेटियां बनाइए, संघर्ष समितियां बनाइए, युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की समितियां बने। हर एक क्षेत्र के बेरोजगार, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे वो मजदूर है, चाहे सब एक साथ जुट कर अपनी कमेटियां बनाएं। महिलाएं अपनी संघर्ष कमेटियां बनाएं, किसान बनाएं, मजदूर बनाएं, और ये सब एकजुट होकर इस पूंजी पर आधारित कॉर्पोरेट की लूट के खिलाफ धनबल के खिलाफ जनबल खड़ा करें। झूठ, फूट और लूट की व्यवस्था के खिलाफ सच्चाई, ईमानदारी और कुर्बानी की राजनीति खड़ी करें। तभी इस देश का कल्याण है, इस जनता का कल्याण है, और ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत सुंदर एक ये होगा, आदर्श होगा। सब उसको फॉलो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स, और आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। आप हमारी अगर इस वार्तालाप में कुछ आपको कमी लगती है, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। आप सवाल ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू मैम, आपने हमें सब समय दिया। एंड सच में हमें आपसे बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ डिटेल सीखने के लिए मिलता है। हम फिर आएंगे अपने नए वीडियो के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, और इफ़ यू वांट एनी स्पेशल काइंड ऑफ वीडियो यू कैन टाइप इन द टॉपिक एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।